Hi friends, welcome to the SB Geography channel, and in continuation with the previous episode which was on land resource, we are today taking up soil as a resource, मृदा एक संसाधन के रूप में। और जैसा आपको पता है, ये आज का वीडियो इंडिया ज्योग्राफी सीरीज के अंतर्गत होगा। सॉयल एक लिविंग सिस्टम है और बहुत इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण संसाधनों में से एक है मृदा संसाधन। ये लिविंग सिस्टम है और आप जानते हैं जितना भी पृथ्वी पर लाइफ फॉर्म्स है, पृथ्वी पर जितना जीवन है, जितने जीव हैं, उन सब के लिए लाइफ सस्टेन करने के लिए आवश्यक है। इस सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है, उस फॉर्मेशन में कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पांसिबल हैं सॉइल फॉर्मेशन के। इंडिया में डिफरेंट सॉइल टाइप्स, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स, सॉइल इरोजन, मृदा का अपरदन या मृदा का क्षरण, उसकी उत्पादकता का ह्रास किन किन कारणों से होता है, और कौन कौन से उपाय करके द मेजर्स टू कम्बैट दोज इश्यूज, जो मृदा के क्षरण से संबंधित समस्याएं हैं, उनका निदान कैसे करें, कैसे मृदा का संरक्षण करें, इन सब बातों की हम आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो मृदा किसी भी देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि सारे लाइफ फॉर्म्स इसी पर डिपेंड करते हैं, क्योंकि मृदा ही पौधों को उगने के लिए, जाहिर है कि फसलों के उगाने के लिए मृदा ही एक आधार है, बेस है। मृदा निर्माण में, सॉइल फॉर्मेशन में कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, उसके घटक कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो मृदा निर्माण के लिए रॉक मटेरियल, शैल पदार्थ, शैल चूर्ण, शैलों का अपक्षयित पदार्थ, वेदर्ड रॉक पार्टिकल्स कह लीजिए। फिर वाटर विच इज़ द ह्यूमिडिटी कंटेंट, जल उसमें मिलता है। देन अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ह्यूमस, जो जीवों के, मृत जीवों के, पौधों के अवशेष, जिनसे उर्वरता मृदा की संभव होती है। ये तीनों इंग्रेडिएंट इंपॉर्टेंट है सॉइल फॉर्मेशन के लिए। शैल पदार्थ, जल जो नमी के रूप में मिलता है, और ह्यूमस जो जीवांश है, जो उर्वरता के लिए आवश्यक होता है। ये तीनों कंपोनेंट जब बहुत लंबे समय तक, हजारों हजार वर्षों तक एक जगह पर टिकते हैं, एक जगह एकत्रित रहते हैं, तब जाकर के कहीं कुछ मिलीमीटर मोटी मृदा की परत विकसित होती है। ये बहुत स्लो प्रोसेस है। हमने पढ़ा था कि मृदा एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, रिप्लेनिशेबल रिसोर्स है, नवीकरण योग्य संसाधन है, लेकिन आप देखें इसके निर्माण में प्रकृति का हाथ है और बहुत लंबा समय लगता है। अब इन सभी घटकों को, जैसा मैंने कहा, लंबे समय तक एक जगह एकत्र होना होता है, तब जाकर के विकसित मृदा बनती है। तो मृदा निर्माण के कुछ फैक्टर्स भी हैं, कारक हैं। सबसे पहले तो आप देखें रिलीफ फीचर्स, जिनमें विशेष करके आप ध्यान दें, ढाल का बहुत महत्व है। ढाल एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है। स्लोप, अभी हमने कहा सॉइल के इन सभी इंग्रेडिएंट्स को, कंपोनेंट्स को लंबे समय तक, हजारों वर्षों तक एक जगह टिकना है। अब यदि ढाल तीव्र होता है
तो ये पानी के साथ बह जाते हैं, टिकते नहीं हैं, तो विकसित मृदा का जन्म नहीं होता। जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में सुविकसित मृदा नहीं पाई जाती, वेल डेवलप्ड सॉइल नहीं मिलती। दूसरा कारक है जलवायु, क्लाइमेट, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ख़ास तौर से हमने कंपोनेंट्स में शैल पदार्थ की बात की, रॉक मटेरियल की। वो रॉक मटेरियल रॉक से कैसे मिलता है? जब जलवायु के परिवर्तन होते हैं और चट्टानों का अपक्षय होता है, वेदरिंग होती है, चट्टानें अपने स्थान पर ही चकनाचूर हो जाती हैं, तो वो जो शैल चूर्ण मिलता है वो एक प्रमुख घटक होता है मृदा का। इसलिए जलवायु इंपॉर्टेंट है। फिर आपने देखा जो जल मिलता है नमी के रूप में, ह्यूमिडिटी के रूप में, वह भी जलवायु के परिवर्तनों की ही देन है। इसके बाद प्राकृतिक वनस्पतियां जो ह्यूमस के लिए ज़रूरी है, वह भी जलवायु पर आश्रित है, तो प्राकृतिक वनस्पतियां भी एक प्रमुख कारक हैं। इसके बाद अभी हमने कहा था कि मृदा एक जीवित तंत्र है, एक लिविंग सिस्टम है। तो इस मृदा को हजारों हजार साल तक जिंदा रहने के लिए लंबा समय चाहिए, इसलिए टाइम भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। और उस समय में क्या होता है, चूंकि मृदा एक लिविंग सिस्टम है, इस मृदा के अंदर ही तमाम कंपोनेंट के साथ साथ बहुत सारे जीवाणु, बहुत सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया जैसे रहते हैं जो उर्वरता बढ़ाने में मदद करते हैं, जो सॉइल फॉर्मेशन में मदद करते हैं। साथ ही कुछ बड़े जीव भी हैं, बरोइंग एनिमल्स, खरगोश जैसे हैं जो गड्ढे करते हैं, केचुए जैसे हैं जिनको हम देख सकते हैं, वो भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ये सब मृदा में लंबे समय तक एक अंतर क्रिया करते रहते हैं और वो जो इंटरेक्शंस होते हैं इसके कारण मृदा सजीव तंत्र के रूप में, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के रूप में, एक लिविंग सिस्टम के रूप में हमारे सामने आती है। तो फिर एक बार मृदा के निर्माण के लिए, मृदा के विकास के लिए, सॉइल के फॉर्मेशन और डेवलपमेंट के लिए कौन कौन से फैक्टर इंपॉर्टेंट है? रिलीफ, जिसमें स्लोप सबसे इंपॉर्टेंट है, क्लाइमेट जिसके कारण अपक्षय होता है चट्टानों का, और क्लाइमेट के कारण ही जल मिलता है जो नमी के रूप में मिलता है, और फिर वनस्पतियां उगती हैं जो ह्यूमस का कारण बनती हैं। ये तो हुई मृदा के निर्माण की प्रक्रिया। अब मृदा के निर्माण के साथ साथ मृदा का एक प्रोफाइल होता है, सॉइल का एक प्रोफाइल होता है, वो समझना जरूरी है। मृदा के संस्तर या मृदा की लेयर्स होती हैं कई, जैसे ऊपरी मृदा, टॉप सॉइल, सबसे ऊपरी परत, जिसमें पौधों को अंकुरित होने के लिए, बीजों को कहीं अंकुरित होने के लिए, पौधों को बढ़ने के लिए, ग्रो करने के लिए जरूरी जीवांश पाए जाते हैं, तत्व पाए जाते हैं। टॉप सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके नीचे सब सॉइल होती है, निचली उसकी जो परत है, जो होराइजन है, वो सब सॉइल है। अब मृदा थोड़ी कोर्स होती है, रफ होती है। फिर उसके नीचे कुछ अपक्षयित और कुछ अनअपक्षयित, कुछ विदर्ड और कुछ नॉन विदर्ड पार्टिकल्स का मिक्सचर जैसा होता है, वो एक परत होती है। और सबसे नीचे होता है पेरेंट रॉक, जनक शैल। अभी हमने पढ़ा जनक शैल एक कारक के रूप में भी है, और जनक शैल से ही पदार्थ मिलते हैं जो एक प्रमुख घटक है मृदा का। तो ये किसी भी मृदा को, अगर आप किसी क्षेत्र की एक मृदा की खड़ी काट ले लें, एक टुकड़ा गहराई तक काट करके मिट्टी का देखें, तो उसमें स्पष्ट परतें दिखाई पड़ेंगी जिनको हम होराइजन्स कहते हैं। ये मृदा परिच्छेदिका होती है। परिच्छेदिका का मतलब क्या है? किसी एक क्षेत्र से मृदा का एक टुकड़ा बर्फी की तरीके से काट लें, तो उसमें सबसे ऊपर टॉप सॉइल होगी,
जो बहुत फाइन ग्रेन्स की है, जिसमें बहुत फाइन पार्टिकल्स हैं। फिर अवमृदा है, फिर उसके नीचे अवमृदा के बाद में कुछ अपक्षयित और अनअपक्षयित पदार्थों की परत है, और फिर सबसे नीचे अनअपक्षयित जो चट्टाने हैं, जिनको हम बेड रॉक कहते हैं, जिनको हम मूल शैल या जनक शैल कहते हैं, जिस पर मृदा का निर्माण होता है। और अभी हमने बताया था लंबे समय तक सूक्ष्म जीवाणु, थोड़े बड़े जीव जो बिल बनाते हैं, ये सब मिल करके इन सारी होराइजन्स के बीच में एक संपर्क बनाए रखते हैं। भाई इसमें जल होता है, तमाम इंटरेक्शंस होते हैं, रिएक्शंस होते रहते हैं, और पूरी ये परिच्छेदिका या पूरा प्रोफाइल या सॉइल एक जीवित तंत्र के रूप में आपके सामने आता है। अब हम चर्चा करेंगे भारत में जो मृदा के प्रकार हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स इन इंडिया। सबसे पहले तो सर्वाधिक क्षेत्रफल पर हमारे यहाँ एलुवियल सॉइल पाई जाती है, जलोढ़ मृदा, जो नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई उपजाऊ मिट्टी से बनी हुई मृदा है, जलोढ़ या एलुवियल सॉइल। द रिच सिल्ट ब्रॉट डाउन बाय द रिवर्स, दूर दूर से नदियों से। और भारत में आप देखें जो हिमालय की नदियां हैं प्रमुख तीन, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, इन तीनों नदियों के बेसिन पर यही जलोढ़ मृदा फैली हुई है, विस्तृत है। तो पूरा उत्तरी मैदान, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, जितनी भी बड़ी नदियों के डेल्टा, वहाँ पर यह जलोढ़ मृदा पाई जाती है। इस जलोढ़ मृदा के बारे में एक चीज़ और आप जान लें, नदी के दोनों ओर जो नदी की घाटी है, नदी का बेसिन माने नदी का पूरा मैदान, तो नदी का जो चैनल है जहाँ नदी बहती है, उसके ठीक पास कुछ दूर तक के क्षेत्र में जो मृदा पाई जाती है, वो हर वर्ष उसका नवीकरण होता है। बाढ़ें आती हैं तो उस मृदा पर दूर दूर से और उपजाऊ मृदा आकर के बिछ जाती है, तो बहुत उपजाऊ होती है, फाइन ग्रेन्स की होती है, महीन कणों वाली होती है। उसको हम खादर कहते हैं, न्यू एलुवियम, नई जलोढ़ मिट्टी या खादर। फिर इस खादर के बाद माने नदी के चैनल से थोड़ा और दूर जाएंगे तो कम उपजाऊ मृदा, मोटे मोटे कोर्स ग्रेन की, बड़े बड़े कण वाली, और खास बात क्या, इसमें कंकड़ पाए जाते हैं, कांग्लोमेरेट्स, बहुत कड़े कठोर, जो कृषि कार्य करने में बाधक होते हैं। तो कम उपजाऊ बांगर, माने नदी के ठीक पास में खादर, फिर उससे कुछ दूर जाएंगे तो बांगर, और नदी के घाटी से दूर जाएंगे तो भाबर, और फिर तराई। तराई माने बिल्कुल पर्वतों के पास पहुंच गए, जहां पर आप देखेंगे जैसे दुआर हैं, चो, पर्वतीय क्षेत्रों में इन जलोढ़ मैदानों के नाम है। भाई हरिद्वार जैसे कहते हैं, क्या है द्वार, माने जब नदी पर्वत से नीचे उतरती है तो जहां पहाड़ खत्म होने लगते हैं, पर्वत खत्म होने लगते हैं, उसके बाद एक समतल सा दूर तक प्लेटफॉर्म जैसा बन जाता है, जिसको हम भौगोलिक भाषा में गिरिपद पठार या पीडमांट कहते हैं। भाई पर्वत से नदी उतर रही है या पर्वत की ऊंचाई जब खत्म होती है तो पर्वत की जड़ के पास एक थोड़ा समतल सा पठारी भाग होता है, उसको हम पीडमांट कहते हैं। वहां पर भी जलोढ़ मृदा बिछी हुई रहती है, तो उन्हीं को क्या कहेंगे, द्वार कहते हैं कुछ क्षेत्रों में, कहीं पर चो कहते हैं, और कहीं उनको तराई भी कहते हैं। तो यह बात समझें आप, जलोढ़ मृदा के प्रकार चाहे कह लीजिए, नवीन जलोढ़ माने अभी हमने आपको बताया खादर, न्यू एलुवियम या नवी जलोढ़, फिर थोड़ा और नदी की घाटी से दूर जाएं तो बांगर, ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी है जो कम उपजाऊ है, फिर और नदी से दूर जाएं तो भाबर, फिर तराई, और फिर जो मैंने बताया जो बिल्कुल पर्वत की जड़ के पास हैं, पीडमांट पर हैं, वो कहलाते हैं द्वार या चो
या तराई भी कहते हैं। ये बहुत उपजाऊ है और भारत के अधिकांश क्षेत्र पर फैली हुई है, इसलिए आप जानते हैं भारत एक कृषि प्रधान देश है। दूसरी मृदा की बात करें, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, काली मृदा। काली मिट्टी को हम कपास की मिट्टी भी कहते हैं। इट इज लोकली नोन एज रेगुर या रेगड़ कहते हैं लोग, माने द सॉइल दैट सूट्स टू कॉटन ग्रोइंग। कपास की मिट्टी भी इसको कहते हैं। और इस मृदा की भी फर्टिलिटी, इसका भी उपजाऊपन जलोढ़ मृदा की तरीके से बहुत अधिक है, बहुत उपजाऊ मिट्टी है ये भी। इसका क्षेत्र दक्षिण का पठार, खास तौर से महाराष्ट्र के क्षेत्र, मालवा का पठार, गुजरात में सौराष्ट्र है, इन सब क्षेत्रों में पश्चिमी जो पठारी भाग है, जो दक्कन का पठार है। और यहाँ देखिए बेड रॉक या मूल शैल कौन सी है? बेसाल्ट, जो एक आग्नेय शैल है, इग्नियस रॉक है। बेसाल्ट मूल शैल से अपक्षय होकर के इसका शैल पदार्थ मिलता है। ये बहुत उपजाऊ मिट्टी है और अभी हमने कहा कि कपास की खेती के लिए बहुत उपयोगी है। ये फाइन ग्रेन्स की भी क्लेई सॉइल है। ये मिट्टी, इसमें बहुत फाइन ग्रेन, महीन कण वाली मिट्टी है, जिसमें मृत्तिका का अंश अधिक है, क्ले का अंश अधिक है। और जहां भी क्ले का अंश अधिक होता है उसमें वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी अधिक होती है, उसमें जल को अपने अंदर समाहित करने की, संरक्षित रखने की क्षमता अधिक होती है, क्योंकि कणों के बीच की दूरी कम होती है और जल उसमें संरक्षित रहता है। और खास बात इस मृदा की, काली मिट्टी को कभी कभी हम स्वयं जुताई करने वाली मृदा भी कहते हैं, सेल्फ टिलिंग सॉइल। क्यों? इस काली मिट्टी में यदि ये बहुत सूखी हो तो फट जाती है, दरारें पड़ जाती हैं। और दरारें पड़ेंगी तो क्या होगा? जो वायुमंडल में तत्व हैं, चाहे नाइट्रोजन है, चाहे ऑक्सीजन है, वायुमंडल में भी है, उनको ये अपने अंदर ले लेता है, ये दरारों का हिस्सा। और जो मृदा के विकास की प्रक्रिया है, जो जैविक विकास होता रहता है, जैविक संचरण होता रहता है, वो तेज होता है, तो मृदा उपजाऊ हो जाती है। आप जानते हैं जुताई करने का उद्देश्य क्या होता है? हल चलाते हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं, तो भी आप मृदा को खोलते हैं, ओपन अप करते हैं, ताकि वायुमंडल में जो तत्व हैं उनको फिक्स किया जा सके। जो जीवाणु सॉइल के अंदर रहते हैं वो वायुमंडल की जो तत्व है, नाइट्रोजन है, उसको फिक्स करते हैं। अब ये काली मृदा की क्या बात है? बहुत फाइन ग्रेन की है, चिकनी मिट्टी की है, क्लेई पार्टिकल्स इसमें अधिक है। इसलिए जब अधिक पानी होगा, वर्षा होगी, तो ये मिट्टी चिपचिपी हो जाती है, क्योंकि वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी इसमें अधिक है। और जब सूखती है तो ये फट जाती है। इसलिए इसमें बहुत गीली हो तो कृषि कार्य कठिन है, जुताई करना, और बहुत सूखी हो तो भी कृषि कार्य करना कठिन है। तो ये जुताई का काम स्वयं करती है। वर्षा हुई तो दरारें भर गई, एक दूसरे के पास आ गई, सूखा पड़ा तो दरारें फिर खुल गई। यही काम हम जुताई में करते हैं, दरारें बनाते हैं, फिर उसको बंद करते हैं। तो ये सेल्फ टिलिंग सॉइल भी कहलाती है। इसके बाद हम बात करें रेड सॉइल की, लाल मृदा, या कभी कभी पीली मृदा भी कहते हैं। लाल और पीली, भूरे रंग की, अलग अलग रंग होते हैं। कभी कभी तो जल के कारण ही, अगर अधिक जल की मात्रा है, वाटर कंटेंट या ह्यूमिडिटी अधिक है, तो अधिक लाल दिखती है। ये मृदा जो पठारी भाग है उसके पूर्वी सिरों पर और दक्षिण में, अभी हमने पठार की चर्चा की, जो बेसाल्ट की चट्टानों का पठारी भाग है, दक्कन का, मालवा का, महाराष्ट्र का, गुजरात का, मध्य प्रदेश तक कहीं कहीं, इसको छोड़ दें तो जो बाकी बचा हुआ पठार का हिस्सा है, माने दक्षिण का हिस्सा और पूर्व का हिस्सा। भाई पूर्व की ओर तो पठार बढ़ता जाता है, बुंदेलखंड, बघेलखंड, फिर छत्तीसगढ़, तो पूर्व की ओर जाएंगे तो वहाँ पर भी ये लाल और पीली मिट्टियाँ पाई जाती हैं। इसमें आयरन कंटेंट बहुत होता है इस मृदा में, इसलिए लाल
दिखती है। क्षेत्रों की बात करें इसमें तो उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, और गंगा का भी जो लोअर मिडिल प्लेन है, जो निचला गंगा मैदान है, गंगा बेसिन है वहाँ पर, और अभी हम पीडमांट की बात कर रहे थे, जो पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ हैं उसके भी जो जड़ें हैं, जो पीडमांट एरिया है, जो गिरिपद क्षेत्र हैं, वहाँ पर भी ये लाल और पीली मिट्टियाँ पाई जाती हैं। फिर आती हैं लेटराइट मिट्टियाँ, लेटराइट सॉइल्स। ये थोड़ी प्रॉब्लमेटिक है। लेटर का मतलब क्या होता है? ब्रिक, जो जिससे हम घर बनाते हैं, पकाई हुई ईंट कितनी कठोर होती है, तो लेटर का मतलब लिटरली होता है ईंट, वही ब्रिक। तो ये मृदा भी बहुत कड़ी और कठोर होती है। इतनी कठोर होती है कि बीजों को अगर बो दिया जाए तो वो बाहर तोड़ के नहीं निकल सकते, पौधा पनपता नहीं, बहुत कड़ी मिट्टी होती है। कैसे बन जाती है मिट्टी? उसमें एक प्रोसेस काम करती है जिसको हम लीचिंग कहते हैं। लीचिंग, निक्षालन। जिन क्षेत्रों में पानी जमा होता है, वाटर लॉगिंग होती है, लंबे समय तक पानी जमा होता है, तो पानी जमा होने के कारण जो टॉप सॉइल है, अभी हम लोगों ने प्रोफाइल की बात की थी, जो ऊपरी मृदा है उसके जो आवश्यक उपजाऊ तत्व हैं, जीवांश हैं, वो घुल जाते हैं पानी में लंबे समय की वाटर लॉगिंग के बाद, और वो नीचे की ओर को सीप डाउन कर जाते हैं, रिस जाते हैं। परिणाम क्या हुआ? ऊपरी परत मृदा की कमजोर हो गई। फिर जो अवमृदा है उसके ठीक निचली परत है, वहां पर कुछ हानिकारक लवण होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं हार्मफुल। वो सभी झाग के साथ, जिसको हम टेक्निकली इफर्बसेंस कहते हैं, झाग के साथ ऊपर आ जाते हैं। तो मृदा पहले कमजोर हो गई थी क्योंकि उपजाऊ तत्व नीचे बह गए थे, रिस गए थे, और निचली परत में अवमृदा में जो हानिकारक लवण है वो झाग के साथ ऊपर आते हैं, और ऊपर आते ही उनके ऑक्साइड्स बन जाते हैं जो कड़ी परत जमा कर देते हैं, जिस कारण से लेटराइजेशन होता है और मृदा की परत बहुत कठोर हो जाती है। ये कृषि के लिए बहुत उपयोगी नहीं है, बहुत कम उपजाऊ है। बहुत सिंचाई की सुविधा होती है कहीं, या कुछ रिक्लेमेशन किया जाता है, भूमि सुधार किया जाता है, तो हम खेती कर सकते हैं। फिर भी आप देखेंगे, पहले इसके क्षेत्र हम जान लेते हैं लेटराइट मिट्टी के। देखिए, कर्नाटक है, केरला है, तमिलनाडु है, मध्य प्रदेश है, और उड़ीसा के पर्वतीय क्षेत्र हैं, आसाम के पर्वतीय क्षेत्र हैं। ये सभी मिट्टियां लगभग पहाड़ की जड़ों के पास, क्योंकि वहीं से पानी आता है और कोने इकट्ठा होता है नीचे। तो इन सभी क्षेत्रों में आप देखें, ये चाय और कॉफ़ी के लिए, क्योंकि ढाल के ऊपर होती हैं तो इसमें जल निकास अच्छा रहता है, तो चाय और कॉफ़ी की खेती यहाँ पर होती है। साथ ही कुछ कैश्यू नट्स, काजू की भी खेती होती है दक्षिण में आप जाएँ तो, केरल तमिलनाडु के क्षेत्रों में। वैसे ये सामान्य रूप से इसके क्षेत्र भी बहुत विस्तृत नहीं है। जैसे अभी हमने बात की थी, काली मिट्टी उत्तरी और पश्चिमी पठार पर पाई जाती है, दक्कन के, महाराष्ट्र, गुजरात, उससे लगे हुए मध्य प्रदेश के इलाके। बाकी का जो पठारी भाग बचा, पूर्व छत्तीसगढ़ के मैदान तक और दक्षिण में लाल मिट्टी या पीली मिट्टी पाई जाती है। और इसी लाल और पीली मिट्टी के जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, ठीक उन्हीं के पास आप अपनी पुस्तकों से मैप देख सकते हैं कहीं, या एटलस से, बहुत छोटे छोटे पॉकेट्स में ये मिट्टी पाई जाती है। ये हमारे लिए अच्छी बात है। अगर लेटराइट मिट्टी बहुत दूर दूर तक एलुवियल की तरीके से फैली होती तो हम कृषि प्रधान देश नहीं होते। अब हम बात करें एरिड सॉइल्स, रेगिस्तानी या मरुस्थलीय मिट्टियाँ, शुष्क भागों की मिट्टियाँ। जाहिर है राजस्थान के क्षेत्रों में जहाँ पर वर्षा कम होती है और तापमान अधिक है, तो इवापोरेशन बहुत तेज होता है, इसलिए यहाँ की मिट्टियों में सैलिनिटी बहुत होती है, खारापन बहुत होता है। कहीं कहीं तो इतना खारापन होता है कि इन मिट्टियों से ही हम नमक का उत्पादन करते हैं, पूरा इवापोरेट कर देते हैं
जो ह्यूमिडिटी की मात्रा है और वो पूरा सीधा नमक दिखता है, नमक का उत्पादन होता है। लेकिन इन क्षेत्रों में भी सिंचाई की पर्याप्त सुविधा करके, कुछ और रासायनिक परिवर्तन करके, तकनीकों का इस्तेमाल करके, जैसे पश्चिमी राजस्थान में इन क्षेत्रों में भी जहाँ पर जल की सुविधा है वहाँ पर भाई सैलिनिटी थोड़ा कम हो जाती है, तो वहाँ पर कुछ खेती हम करते हैं मोटे अनाजों की, विशेष करके जो कोर्स ग्रेन है, ज्वार बाजरा जैसे। इसके बाद देखिए वन क्षेत्र की मिट्टियाँ, फॉरेस्ट सॉइल्स। आप सभी जानते हैं वन क्षेत्र हमारे यहाँ कहाँ अधिकतर है, जहाँ वर्षा अधिक होती है, घने वन है, पर्टिकुलरली रेन फॉरेस्ट। अब आप देखिए इन वनों की मिट्टियों में आप कहेंगे कि ह्यूमस तो बहुत अधिक मात्रा में होता है, क्योंकि यहाँ वनस्पतियाँ हैं, सड़े गले पदार्थ पत्तियों के, पेड़ों के बहुत मिलेंगे, जीव बहुत मिलेंगे। लेकिन इन मिट्टियों के साथ प्रॉब्लम यह है, यहाँ पर भी पानी बहुत अधिक रहता है। पर्वतीय क्षेत्र रहते हैं जहाँ पर ये वन प्रदेश वाली मिट्टियाँ हैं, तो ये अधिक उपजाऊ नहीं होती, ह्यूमस अधिक होते हुए भी, क्योंकि इसमें सैलिनिटी और अल्कलिनिटी बढ़ जाती है, कभी कभी अल्कलाइन हो जाती है सॉइल्स। ये बात हुई फॉरेस्ट सॉइल की। तो हमने देखा भारत में किस किस प्रकार की मृदा पाई जाती है और उनके क्या लक्षण हैं, क्या उनकी विशेषताएं हैं। अब हम बात करेंगे सॉइल एरोजन, मृदा अपर्दन। आप देखिए मृदा का अपर्दन या मृदा का क्षरण या मृदा की उत्पादकता का ह्रास, उसका सबसे बड़ा कारण तेज बहाव पानी का है। और एक चीज यहां जाननी चाहिए, अभी हमने सॉइल फॉर्मेशन में पढ़ा था, तो सॉइल फॉर्मेशन में भी जल का हाथ है। भाई जल ह्यूमिडिटी के रूप में मिलेगा, जल के कारण ही जो जीव हैं, जो सूक्ष्म जीव हैं, वो जीवित रहेंगे, जो कि मृदा की प्रक्रिया को, विकास की प्रक्रिया को तेज करेंगे। जो ऑर्गेनिज्म है सॉइल की, उसको एक्टिवेट करने के लिए तो जल चाहिए। तो सॉइल फॉर्मेशन में भी जल का हाथ है। और आप ये भी देखेंगे कि फॉर्मेशन और इरोजन, क्षरण, दोनों साथ साथ चलते हैं। सॉइल का जो डेन्यूडेशन है, अनाच्छादन है या क्षरण है, अपर्दन है, माने मिट्टी की परतों का बह जाना, वो और सॉइल का निर्माण दोनों साथ साथ चलते हैं और दोनों में जल का हाथ है। अभी हम लोग पढ़ेंगे, इसीलिए मृदा संरक्षण के जितने उपाय हैं उन सब में बेसिक बात आपको ये मिलेगी, मूल बात ये मिलेगी कि हम जल के प्रवाह को रोक सकें, तेज बहाव को रोक सकें, तो हम मृदा का क्षरण रोक सकते हैं। तो एक बात तो ये कि मृदा का निर्माण, ये प्रक्रिया, और मृदा का क्षरण दोनों साइमल्टेनियस, साथ साथ चलते हैं। संतुलन बना रहता है तो उपजाऊ रहती है मृदा, और यह संतुलन बिगड़ जाता है, जैसे भाई निर्माण में जो प्रक्रियाएं चल रही हैं उसकी तुलना में क्षरण की प्रक्रियाएं तेज हो गई, पानी का बहाव तेज हो गया, तो मृदा विकसित भी नहीं हो पाती, साथ ही जो विकसित मृदा है वो बह जाती है। अब ये क्षरण दो प्रकार का है, अपर्दन। एक तो गहरा कटाव कह लीजिए, जिसको हम गली इरोजन कहते हैं, अवनालिका अपर्दन भी कहते हैं इसको। गली इरोजन या अवनालिका अपर्दन, यह है गहरा कटाव। जहां वर्षा अधिक होती है और ढाल तीव्र है तो गहरी अवनालिका या नालियां बन जाती हैं। कभी कभी तो स्थिति ये आती है कि ये नालियां एक दूसरे को आड़े तिरछे समकोण पर काटती हुई बहुत सारी अवनालिकाएं क्रिस क्रॉस्ड कर देती हैं, पूरे एरिया को उबड़ खाबड़ बना देती हैं, तमाम बेतरतीब गहरी अवनालिकाएं बन जाती हैं। ऐसे क्षेत्र को हम क्या कहते हैं भूगोल की भाषा में? उत्खात भूमि, बैडलैंड या उत्खात भूमि या रेवाइंस। जैसे हम चंबल नदी है, चंबल के बीहड़ की बात करते हैं, वो कितना दुर्गम हो गया है। कृषि कार्य की बात तो अलग करें, मृदा का तो नुकसान हुआ ही,
वहाँ जाना कठिन है। इतना कठिन है कि आप जानते हैं डाकुओं के वो घर हैं, लोग पहुँच नहीं पाते वहाँ। तो ये रेवाइंस जैसे चंबल के बियड़, ये सब क्या है, ये उत्खात भूमि है, बैडलैंड है। किस लिए ऐसे बनी है? क्योंकि यहाँ पर गहरा कटाव हुआ है, मृदा का क्षरण हुआ है। किस कारण से? तेज बहाव के कारण। फिर दूसरा शीट वॉश, परत अपर्दन। इसमें क्या होता है, ढाल तीव्र नहीं है, वर्षा होती है और पानी थोड़ा टिका और फिर एक चादर के रूप में लंबी दूरी तक, भाई धारा के रूप में रहेगा तो नालियां बनाएगा, और बहुत दूर तक पानी भरा है, सरफेस पर बहता जा रहा है, तो वो मृदा की ऊपरी परतों को बहा ले जाता है। ऊपरी परतों में ही क्या होते हैं, जीवांश होते हैं, उपजाऊपन होता है, उपजाऊपन के तत्व होते हैं, फर्टिलिटी होती है, उसको ये पानी भरते भरते बहा ले जाता है, जिसको हम शीट वॉश या परत अपर्दन कहते हैं। अब आप देखें जो हमारी एक्टिविटीज हैं, आपको याद होगा पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था लैंड डिग्रेडेशन में भी ह्यूमन एक्टिविटीज का हाथ है। ऐसे ही मृदा अपर्दन में भी हमारी कुछ क्रियाएं, जो मानवीय क्रियाएं, वो भी नुकसान पहुंचाती हैं। लगभग वही है, वनों को हम काटते हैं, पानी के तेज फ्लो को नहीं रोक पाएंगे। खेत को परती छोड़ दिया खाली, माने अच्छा वैज्ञानिक फसल चक्र हमने नहीं अपनाया। एक बार जैसी फसलें हमने बोई, फिर अगली बार वैसी ही जड़ वाली फसलें बो दी, मृदा कमजोर होगी। कमजोर होगी, वर्षा होगी, तेज बहाव होगा तो गहरी नालिकाएं बनेंगी, वेटलैंड हो सकता है। कम वर्षा होगी, ढाल तीव्र नहीं होगा तो परत अपर्दन होगा। ओवर ग्रेजिंग, चराई के लिए पशुओं को ऐसे ही छोड़ दिया, पशुओं से ऊपर की परत उनके पैरों से टूटेगी और फिर जब बारिश होगी तो शीट वॉश हो सकता है, वहाँ मृदा का क्षरण हो सकता है। ये सारी गतिविधियाँ, या हमने पढ़ा था जैसे खनन होता है, प्रोसेसिंग होती है कुछ इंडस्ट्रीज में, सीमेंट जैसी, सिरेमिक जैसी, उनसे बड़ी मात्रा में धूल ऊपर उड़ती है, डस्ट उड़ती है, जो मृदा पर बैठती है, मृदा को नुकसान पहुंचाती है। इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट्स या एफ्लुएंट्स, जो उद्योगों से दूषित जल निकलता है, वो अगर बिना ट्रीट किए हुए सॉइल पर फैला दिया गया तो मृदा को नुकसान होता है, मृदा प्रदूषित होती है। अब इन सबको रोकने के लिए, संरक्षण करने के लिए मृदा का कौन कौन से उपाय हम कर सकते हैं, उनकी थोड़ी चर्चा करें। और अभी हमने कहा था आपको, मैं फिर दोहरा रहा हूं, चूंकि मृदा के क्षरण का या निम्नीकरण का सबसे बड़ा कारण है पानी का तेज बहाव या ग्लेशियर्स, ऊंचे क्षेत्रों में हिमानी, या शुष्क भागों में हवा भी तेज बहती है। शुष्क भाग है तो वो भी मृदा की परतों को उखाड़ सकती है, उड़ा सकती है। पानी का तेज बहाव है तो मृदा को नुकसान पहुंचा सकता है, क्षरण कर सकता है, उसका अपर्दन कर सकता है। हिमानिया, वो भी में कुछ मानवीय क्रियाएं भी हैं और कुछ प्राकृतिक कारक भी है जो मृदा अपर्दन का कारण बनते हैं। कैसे हम रोकते हैं? सबसे पहला उपाय तो भाई वृक्ष लगाना है, वृक्षारोपण करना है, एफॉरेस्टेशन करना है। फिर पशुओं को बेतरतीब चरने से रोकना है, अनसाइंटिफिक ग्रेजिंग रोकनी है, साइंटिफिक क्रॉप रोटेशन का इस्तेमाल करना है, वैज्ञानिक शस्यावर्तन का इस्तेमाल करना है। यहाँ आप थोड़ा हम बताना चाहेंगे आपको, जैसे आपने एक बार ऐसी फसलें उगाई जिनकी जड़ें बहुत गहराई तक जाती हैं, तो गहराई से पौधे अपना न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। 2 महीने 3 महीने वो फसल रही तो गहराई के न्यूट्रिएंट्स पौधों ने कंज्यूम किए, तो गहराई पर मृदा कमजोर हो गई। अब अगली फसल बोएंगे, फिर वैसी ही अगर बो दी हमने, गहराई में जड़ जाने वाली फसल बो दी, ऐसे पौधे लगा दिए हमने, ऐसे बीज बो दिए, परिणाम क्या होगा? जो पहले से कमजोर मृदा थी वो और कमजोर होगी। तो 2 नुकसान, उत्पादन कम होगा और मृदा भी और कमजोर हो जाएगी। फिर अगर जल का बहाव हुआ तो मृदा को बहुत बुरी तरीके से क्षरण कर सकता है। तो प्रयास ये होना चाहिए
कि एक बार अगर हमने गहरी जड़ों वाली फसल बोई तो अगली बार छिछली जड़ वाली, जो कहो बहुत गहराई तक ना जाते हों पौधे, अब होगा क्या, जो गहराई में न्यूट्रिएंट्स कम हुए थे वो अगले 2 महीने एकदम इस्तेमाल नहीं होंगे। अब जड़ें ऊपर हैं, ऊपर से न्यूट्रिएंट्स लगी तो ये तब तक रीइक्विप हो जाएगा। ये वैज्ञानिक सस्यावर्तन। और फिर मैं रिफर करूंगा, पिछले एपिसोड में हमने पढ़ा था फैलोइंग, जो करंट फैलो है, विच आई सेड इज एडवाइजेबल, ये भी सस्यावर्तन का हिस्सा है। तो बीच बीच में 1-2 फसलों के लिए हमको खेत को बिना बोए भी छोड़ देना चाहिए। किस लिए? ताकि मृदा कमजोर ना हो, उसकी फर्टिलिटी कम ना हो। और फर्टिलिटी ही नहीं, मृदा कमजोर होती है, पशुओं के पैरों से कुचलती है, उसके बाद जब वर्षा होगी तो वो कमजोर मृदा तेजी से बहा दी जाती है। ये उपाय हुए। अब देखें, जो शुष्क भाग है जहां वर्षा कम होती है, आप जानते हो वहां रेतीली मिट्टी है, ढीले कणों वाली, लूज टेक्सचर की मिट्टी है। अब वहां तो एक दिक्कत और है, एक तो पानी कम उपलब्ध है, और फिर सिंचाई आप करें, बहुत तेजी से पानी बहा दें तो क्या होगा, वो ढीले कणों वाली मृदा भी बह जाएगी, अपने आप सिंचाई करने में बह जाएगी, वर्षा के जल में तो बहेगी। तो वहां जल के साथ साथ, मृदा के साथ साथ जल का संरक्षण भी आवश्यक है। हम सिंचाई बहुत उन्मुक्त होकर के न करें। पंप सेट है, सीधे खेत में अगर आप पानी छोड़ेंगे, इस कोने की मिट्टी दूसरे कोने तक बह जाएगी, क्योंकि बहुत लूज टेक्सचर है। तो वहां जल संरक्षण भी उतना ही आवश्यक है। कम पानी से सिंचाई करें, क्योंकि पानी भी कम उपलब्ध है और मृदा भी ढीले कणों की है, तो उसका नुकसान कम हो। और इन शुष्क भागों में क्या होता है, हवा भी तेजी से आती है तो बाहर ले जाती है। उसके लिए हमको शेल्टर बेल्ट्स बनानी पड़ती हैं। कुछ झाड़ियों की या कुछ पेड़ों की एक लाइन, श्रृंखला दूर तक बना दिया तो हवा उसमें उलझती है। जैसे हमने पानी को बहाव को रोकने के लिए पेड़ लगाए, इसी तरीके से तेज हवा के प्रवाह को रोकने के लिए भी हम पेड़ या झाड़ियां लगाते हैं, ताकि जो सैंड ड्यून्स हैं, जो रेगिस्तान में बालू के टीले हैं, वो उड़ा करके दूर दूर तक रेगिस्तान को बढ़ाने में मदद ना कर पाए। और एक उपाय आप अगर आप देख पा रहे होंगे, मैं प्रयास करूंगा आपको, ये देखिए, ये रेगिस्तानी भागों की बात मैं कर रहा हूं। स्ट्रिप क्रॉपिंग वहां की जाती है। ये देख रहे हैं, एक ये स्ट्रिप बना हुआ है, फिर एक स्ट्रिप ये बना हुआ है, फिर एक स्ट्रिप ये बना हुआ है, और बीच में भी एक स्ट्रिप जैसा ही है। इन स्ट्रिप्स को थोड़ा ऊंचा रखा जाता है और ये थोड़ा नाली जैसा निचला। अब यहाँ दूसरी फसल उगाते हैं और यहाँ दूसरी फसल उगाते हैं। प्रयास क्या करते हैं, सिंचाई हमको इसमें नीचे जो निचला हिस्सा है, नाली जैसा है, उसमें करनी है। तो ज़्यादा पानी का ज़रूरत है, उसमें ये फसल बोया, कम पानी की ज़रूरत है, उसमें ये फसल बोया। कभी कभी इन ऊंचे भागों पर फसल नहीं बोते हैं, खाली घास लगा दी ताकि अपर्दन ना हो, खाली रक्षक मेखला की तरीके से पेड़ लगा दिए ताकि हवा ना उड़ा सके। ये होता है कहाँ पर, ये जो हम बात कर रहे हैं, ये उन क्षेत्रों में जहाँ पर शुष्क भाग है। इसको स्ट्रिप क्रॉपिंग, पट्टीदार खेती कहते हैं। और तमाम शुष्क भागों में आपको पता है उपाय करते हैं हम, क्योंकि वहाँ जल का संरक्षण भी जरूरी है। तो स्प्रिंकल इरिगेशन है वहाँ करना है, फुहारों से सिंचाई करना, ताकि पानी भी कम लगे और मृदा का भी क्षरण ना हो। अब देखिए, कुछ बात हम करें, जो ढाल वाले भाग है, जहाँ तीव्र ढाल है, वहाँ पर हम जुताई करने में बहुत हमको सतर्क रहना पड़ता है। वहाँ जुताई कैसी करें, समोच्च जुताई, कंटूर प्लाविंग। जो पहाड़ी ढाल हो, कह लीजिए समझने के लिए, जहाँ ढाल बहुत तीव्र है, जहाँ तेज पानी का बहाव है, जाहिर है वहाँ तेज बहाव होगा तो तेज कटाव होगा, अपर्दन तेजी से होगा। तो उसको रोकने के लिए जो हम जुताई करते हैं, चाहे ट्रैक्टर से चाहे हल बैल से, उसमें खास ध्यान क्या रखना है, हम ढाल के विपरीत दिशा में जुताई करें।
जिसको हम टेक्निकली कहते हैं कंटूर प्लाविंग, ढाल के विपरीत दिशा में जुताई करना, उसको भौगोलिक भाषा में, वैज्ञानिक भाषा में हम क्या कहते हैं, समोच्च जुताई करना। दूसरे शब्दों में आप कहें तो समोच्च रेखाओं के सहारे, समोच्च रेखाओं के समानांतर जुताई करना। माने जैसे जैसे समोच्च रेखाएं बनती है मानचित्र पर, वैसे वैसे ही जुताई करना। अगर ऐसा हम करेंगे तो वो अपने आप ही ढाल के विपरीत हो जाएगी। मैं फिर देखिए प्रयास करता हूँ, आप अगर देख पाएँ, ये जो ग्राफिक्स बने हुए हैं, ध्यान दें, पहले वाले चित्र में आप देखिए कंटूर लाइंस हमने दिखाने का प्रयास किया है, ये कंटूर लाइंस हैं। और आप देख रहे हैं अगर ये पहाड़ी होती, इसलिए हमने पहाड़ी बनाई ताकि आप समझ पाएँ, तो ये कंटूर होगी, ये कंटूर होगी, ये कंटूर होगी, और ये कंटूर लाइंस देख रहे हैं आप, ये हमने तीर का निशान बनाया है, ये ढाल दिखाता है। तो ढाल के विपरीत है ना, अगेंस्ट, ढाल ऐसे है और समोच्च रेखाएं ऐसे ऐसे हैं, आड़े हैं, उसके अपोजिट हैं। ये हमने सही निशान इसलिए लगाया कि ये कंटूर लाइंस हो सकती हैं, ऐसी ऐसी होती हैं, लेकिन ऐसी हो नहीं सकती, इसमें हमने क्रॉस कर दिया है, ये गलत है। समोच्च रेखाएं ऐसे ऐसे नहीं बनेंगी, बल्कि ऐसे ऐसे बनेंगी। या आप कहें कि समोच्च रेखाएं ढाल के खिलाफ बनेंगी, ढाल के अनुरूप, देखिए तीर के निशान के अनुरूप नहीं बनेंगी, ये गलत है। तो जुताई हमको कैसे कैसे करनी है, जैसे समोच्च रेखाएं बनी, इनके समानांतर जुताई करनी है, ठीक है, समोच्च रेखाओं के समानांतर। और वो जुताई हमने इधर बना के दिखाई, जो नालियां बनाएंगे ट्रैक्टर से या हल बैल से, आप देखें वो ऐसे ऐसे। अब ये करेंगे तो क्या होगा, पानी तेजी से नहीं बहेगा, बहेगा तो यहाँ से यहाँ रुकेगा, यहाँ से यहाँ रुकेगा, यहाँ से यहाँ रुकेगा। तो काम क्या किया आपने, तेज बहाव को रोक दिया, इसलिए कटाव कम हुआ, क्षरण कम हुआ। अगर भूल से जो हमने यहाँ क्रॉस किया है बने, ये गलत है, ऐसी जुताई नहीं करनी है ढाल में। जिधर को ढाल, ये तीर का निशान बना हुआ है, उधर कोई नालियाँ बना दी आपने ट्रैक्टर से और हल से। अब क्या होगा, पानी तो और तेज बहेगा ना, पहले भी ढाल के कारण बहता, और अब क्या होगा, उसको नालियाँ मिल गई तो और तेज बहेगा। तो इन क्षेत्रों में, ढाल वाले भागों में जुताई करते समय ढाल के विपरीत दिशा में जुताई करनी है, इस तरीके से। और ये ढाल से विपरीत होगी तो निश्चित है समोच्च रेखाओं के समानांतर होंगी, और ढाल के अनुरूप अगर होंगी तो ये और तेज बहाव को जन्म देंगी। पर्वतीय ढालों में आप देखें, इस समोच्च जुताई की बात करें, उसके बाद में हम टेरेस फार्मिंग भी करते हैं, सीढ़ीदार खेत बनाते हैं। आप देखेंगे उद्देश्य फिर वही है। जब हम सीढ़ीदार खेत बनाते हैं तो हर खेत पर मेड़ होती है, ढाल के अनुसार सीढ़ियां बना देते हैं, तो फिर जो पानी का तीव्र बहाव है, तेज बहाव है, वो एक एक सीढ़ी पर रुकते 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 जाता है, और तेज बहाव नहीं होगा तो क्षरण कम होता है। ये टेरेस फार्मिंग हुई, सीढ़ीदार खेत इन क्षेत्रों में हम बनाते हैं। आप अक्सर देखेंगे जो पहाड़ी ढाल हैं उन पर, पहले भी मैंने कहा कि मृदा का निर्माण भी बहुत मुश्किल से होता है, क्योंकि ढाल तीव्र है। तीव्र ढाल है तो जो मृदा के घटक हैं देर तक नहीं टिकते, तो विकसित मृदा नहीं होती। अब अगर हम ये उपाय न करें, जैसे सीढ़ीदार खेत बनाना या समोच्च जुताई करना, तो फिर उन क्षेत्रों में जो कम विकसित मृदा है वह परत भी बह जाएगी और हम कृषि कार्य नहीं कर सकते। तो ये चर्चा हुई सॉयल एज ए रिसोर्स, मृदा एक संसाधन के रूप में। और मैं समझता हूँ कि आप लोग अच्छी तरीके से इन बातों को समझ पाए होंगे। मिट्टी के प्रकार कौन कौन से भारत में हैं, मिट्टी के संरक्षण के लिए, मृदा के संरक्षण के लिए हम कौन कौन उपाय करें, मृदा के घटक कौन कौन से हैं, कौन कौन से कारक मृदा निर्माण को सहायता करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। होप यू एंजॉयड दिस। आपसे फिर वही अंत में बात कहूँगा, अपनी बात, अपने विचार, अपने कमेंट्स जरूर करें।
ताकि हम और बेहतर कर सकें। थैंक यू वेरी मच।